नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दी सिचुएशन इन नेपाल। तो जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, हमारा एक पड़ोसी देश है, छोटा सा देश है, बहुत ही प्यारा सा देश है जिसका नाम है नेपाल। आज के टाइम में देखो तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि कौन है इसके पीछे, क्या रीजंस है। क्या कोई बड़ी कंट्री जैसे अमेरिका और चाइना इन प्रोटेस्ट के पीछे इन्वॉल्व है, या फिर नेपाल और वहाँ की गवर्नमेंट खुद उन प्रोटेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आज हम पूरी तरह से इन सभी बातों पे ही चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आखिर प्रोटेस्ट जो स्टार्ट हुआ है ये क्यों स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों, बात है अगस्त 2025 की। अगस्त 2025 में नेपाल गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने एक पब्लिक नोटिस इशू किया। किसको? उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो कि वहाँ पे काम कर रहे थे। और उस नोटिस में क्या बोला गया कि भैया जितना जल्दी से जल्द हो सकता है आप हमारी गवर्नमेंट के साथ अपने आप को रजिस्टर कर लो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि नेपाल गवर्नमेंट क्यों चाहती थी उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने साथ रजिस्टर करना। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है आपको, लेकिन एट द सेम टाइम फ्रेंड्स वहाँ पे आपको फेक न्यूज़ भी मिलती है। तो बहुत सारी फेक न्यूज़ भी बड़ी तेज़ी से स्प्रेड हो सकती है वहाँ पे। तो मे बी ये एक इंटेंशन हो सकता है गवर्नमेंट का। इसके अलावा गवर्नमेंट खुद भी चाहती थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंट्रोल किया जाए। ओके, तो उन्होंने जो वहाँ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उसको बोला कि आप हमारे साथ अपने आप को रजिस्टर कर लो। अब आप सोचिए दोस्तों, नेपाल बोल रहा है, कौन बोल रहा है? नेपाल बोल रहा है। किसको बोल रहा है? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को बोल रहा है कि भैया आप हमारे साथ रजिस्टर करो, अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो हम आपको बैन कर देंगे। क्या लगता है आपको? ये इतने बड़ी बड़ी कंपनीज है दोस्तों, ये कंपनीज चाहे तो 2-3 देशों को ऐसे खरीद सकती है, इतना ज़्यादा पैसा इनके पास है। आपको लगता है नेपाल की सुनने वाले थे? बिल्कुल नहीं, उन्होंने नेपाल की कुछ नहीं सुनी। हुआ क्या फाइनली? किसी भी कंपनी ने नेपाल की गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर नहीं किया। अब जब रजिस्टर नहीं किया तो नेपाल की गवर्नमेंट को भी काफ़ी बुरा लगा, भैया ये हमारी कुछ सुन ही नहीं रहे। अब होता क्या है, आता है 4 सितंबर। 4 सितंबर 2025 को फाइनली गवर्नमेंट जो एक बड़ा एक्शन लेती है इन कंपनीज के खिलाफ और 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऑल टुगेदर कंट्री में बैन कर देती है। अब आप सोचिए दोस्तों, 26 बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को इन्होंने बंद कर दिया। अब एक चीज़ मैं आपको थोड़ा याद दिलाता चलूँ कि एक पहले का ज़माना था जब माना जाता था कि 3 चीज़ें जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन दोस्तों अब ज़माना बदल गया है, अब आधुनिक युग आ गया है। अब क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट, ये 5 चीज़ों की आवश्यकता लगभग सभी को है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया? इंटरनेट ही बैन कर दिया। समझ रहे हैं आप? अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद तो इंटरनेट का आप करोगे क्या? यूट्यूब पे वीडियोस आप देख नहीं सकते, इंस्टाग्राम पे रील्स आप स्क्रॉल नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब एक तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, दूसरा उनका जीने का सहारा, बेचारे जो यूथ वहाँ पे बेरोजगार पड़े हैं उनका जीने का सहारा यही तो था सोशल मीडिया, उसको भी आपने छीन लिया। अब होता क्या है कि जो वहाँ के यूथ थे, पर्टिकुलरली हम बात करें दोस्तों तो स्टूडेंट्स, उन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया। और उस प्रोटेस्ट का नाम क्या पड़ा आपका? जेन जी प्रोटेस्ट, यानी कि जो जनरेशन जी है उन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया। बेसिकली जो जेन जी, उसको कौन लोग ये जिनका जन्म 2000 के बाद हुआ, इन्हीं को हम कहते हैं जेन जी। ठीक है, तो इन्होंने अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया और स्लोगन क्या दिया? शट डाउन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया। इन्होंने बोला कि भैया जो गवर्नमेंट करप्शन है ना उसको आप खत्म करो, सोशल मीडिया को बैन करने से कुछ नहीं होता, आप जो करप्शन है उसको बैन करो। अब फ्रेंड, यहाँ पे जो यूथ है गलत नहीं है। अगर आप देखोगे तो वहाँ की जो गवर्नमेंट में जो नेता है, जो पॉलिटिशियंस है, उनके बच्चे एक लविश लाइफ जीते हैं, दुनिया भर की लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन वहाँ की जो आम जनता है उनके लिए ना तो हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, न ही जॉब्स है। अब आखिर एक पॉलिटिशियन जिसका मंथली सैलरी 2 से 3 लाख रुपया है, इतना लविश लाइफ
कैसे जीता है, इनके बच्चे कैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, दुनिया के जो टॉप के यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे कैसे जाके पढ़ते, लेकिन एक नेपाली बच्चा उसको किसी भी तरह का कोई भी एक्सेस नहीं मिल पाता। अब सीधी सी बात है, तो लोगों का गुस्सा भड़का। प्राइमरली जैसा मैंने आपको बताया, इसमें जो जेन जी थे, जो कि यूथ थे 25 साल के आसपास के लोग, वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। अब दोस्तों धीरे धीरे क्या वहाँ पे प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए। पहले तो प्रोटेस्ट आपके धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन 8 सितंबर को प्रोटेस्ट दोस्तों ज़बरदस्त भड़क गए। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट आपका भड़का। सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट कहाँ पे हुआ, तो पार्लियामेंट के आसपास काठमांडू। काठमांडू आपको पता है नेपाल का कैपिटल सिटी है, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट आपको भड़कता हुआ नजर आया। अब जब सरकार को लगा कि भाई साहब ये प्रोटेस्ट तो अब रुकने वाला है नहीं, अब सरकार की फटी कि करे क्या, तो सरकार ने भाई साहब सिक्योरिटी डिप्लॉयड कर दी कि भैया अब आओ, अब कुछ फोर्सेस वगैरह यूज़ करके इन जो प्रोटेस्टर्स आए हैं इनको रोका जाए। अब वहाँ पे जो सिक्योरिटी डिप्लॉय हुई, उन्होंने पहले तो टीयर गैस का इस्तेमाल किया, भैया आंसू गैस के गोले वोले छोड़े कि भैया चलो तुम जाओ, थोड़ा मोड़ा हो गया प्रोटेस्ट, अब जाओ घर अपने घर पे, लेकिन प्रोटेस्टर मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके बावजूद प्रोटेस्टर्स मानने को तैयार नहीं थे, प्रोटेस्ट और भड़कता गया। बाद में रबर बुलेट का भी इस्तेमाल किया गया। फाइनली दोस्तों जब सिक्योरिटी फोर्सेस को लगा कि भैया अब ये छोटे मोटे चीज़ों का इस्तेमाल करके प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है, उसके बाद उन्होंने लाइव एमिनिशंस का इस्तेमाल कर दिया, यानी कि जो बंदूकें थी उनका इस्तेमाल होना यहाँ पे शुरू हो गया। अब जब इनका इस्तेमाल हो गया तब आप समझ में आना चाहिए दोस्तों, वहाँ पे लोग मरने लगे। तकरीबन 19 लोग मारे गए। अब अगर आप अभी की रिपोर्ट देखोगे तो बताया जा रहा है कि 19 लोगों के मारे जाने की खबर है गोलीबारी में, और लगभग 250 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। और 250 से ज़्यादा लोग जो घायल भी हुए ना, वो भी ऐसा वैसा नहीं कि भैया खरोच आया है, जानलेवा हो सकता है। 250 में से ज़्यादातर लोगों की डेथ भी हो जाए, तो बहुत ही गंभीर रूप से घायल है। सबसे बड़ा दोस्तों, सबसे पहला तो ये कि गवर्नमेंट अगर सिक्योरिटी फोर्स को इस्तेमाल करना भी चाहती थी तो कम से कम जान नहीं लेना चाहिए था उन प्रोटेस्टर्स का, कि प्रोटेस्टर्स भी अपनी जगह पे एक तरह से सही थे, ठीक है। लेकिन कुछ हद तक शक भी होता है। अब शक क्या होता है, क्या यहाँ पे अमेरिका और चाइना तो नहीं इन्वॉल्व है? अब कुछ हो सकते हैं दोस्त मेरे, वो बोलेंगे क्या सिर्फ अमेरिका चाइना पे आप ब्लेम क्यों डाल रहे हो, भारत भी तो इन्वॉल्व हो सकता है। डेफिनेटली दोस्तों भारत का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उसका भी एक एंगल आपको सामने में रखने वाले। कैसे, अब देखो अमेरिका और चाइना कैसे इन्वॉल्व है। जैसा कि आप जानते हो वहाँ का जो रिसेंट पीएम, अब तो नहीं रहा लेकिन था, उसका नाम था केपी ओली शर्मा। बहुत ही नालायक आदमी है दोस्तों वो, ओके। अब देखो वो जो है ना एक नंबर का कम्युनिस्ट आदमी। अगर चाइना बोलेगा रात के टाइम कि भैया रात नहीं दिन है, तो वो साला बोलेगा बराबर रात नहीं दिन है। तो इस तरह का कम्युनिस्ट विचारधारा वाला वो व्यक्ति था। तो कुछ हद तक उसको पूरी तरह से चाइना कंट्रोल करता था। अब जैसा कि आप जानते हो दुनिया में एक ज़बरदस्त, क्या बोले ज़बरदस्त बोले क्या बोले समझ में नहीं आता, एक सनकी लीडर का भी आगमन हो गया है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अब वो डोनाल्ड ट्रंप जब से आया है तब से दुनिया की नाक में उंगली करके रखा है, सबको परेशान कर रखा है। अब हो सकता है कि वो चाइना को काउंटर करने के लिए नेपाल में शायद अमेरिका ने कुछ कराया हो। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये अमेरिका और चाइना, ये दो देश ऐसे हैं ना जो आपस में हमेशा लड़ते हैं, लेकिन कभी भी आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते। ये हमेशा प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं, मतलब किसी के थ्रू ही आपस में लड़ते। तो यहाँ पे मोहरा कौन बन गया आपका, तो यहाँ पे मोहरा बना आपका नेपाल। अब यहाँ पे नेपाल के थ्रू पॉसिबल है कि आपका चाइना और अमेरिका आपस में भिड़े हुए हैं। अब लग तो रहा है कि इसमें अमेरिका आपका जीत रहा है, लेकिन अब आप बोलेंगे कि हो सकते हैं भारत भी इन्वॉल्व हो। पॉसिबल है दोस्तों, भारत का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है। अगर आप देखोगे तो जो केपी ओली शर्मा थे, उनका भी कोई बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था भारत के साथ। इनफैक्ट जब से वो आया है ना, तब से उस नालायक ने भारत के साथ रिश्ते को बिगाड़ के रखा है। उल्टा उसने ही जो टेरिटरी, अब समझ में आना चाहिए, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है नेपाल के साथ, पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है भारतीय और नेपालियों का। लेकिन ये नालायक जब से आए केपी ओली शर्मा,
इसने पीपल टू पीपल भी कनेक्ट को कुछ हद तक डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया, प्लस एक अलग से ही जो टेरिटरीज का मामला था, एक अनयूजुअल मतलब बिना मतलब का उसने एक फालतू का मुद्दा खड़ा कर दिया बाउंड्री का। तो जो हमारी बॉर्डर बोलता है कि भाई भारत का उत्तराखंड का कुछ पर्टिकुलर जो लैंड है वो नेपाल से बिलोंग करता है, फालतू में ऐसा आज तक कभी नहीं होता, लेकिन उसने ज़बरदस्ती करके इस मामले को तोल दिया और इस मामले को उठाया। तो दोस्तों पॉसिबल है कि शायद भारत भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे भारत इन्वॉल्व है। यहाँ पे ऐसी गंदी गेम भारत यूजुअली खेलता नहीं है, थोड़ा मोड़ा खेलता होगा, लेकिन मुझे उसके बारे में ऐसा कोई खासा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि चाइना और अमेरिका डेफिनेटली इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों होता क्या है, जब 250 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं, 19 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, उसके बाद जो वहाँ के गृह मंत्री है वो बोलते हैं कि भैया अब जो है ना मैं मोरल ग्राउंड पे अपना रेजिग्नेशन देना चाहता हूँ। तो वहाँ के जो गृह मंत्री रमेश लेखक साहब, उन्होंने फाइनली रिज़ाइन कर दिया मोरल ग्राउंड पे कि भैया ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है यूथ के, अब मैं उनके साथ में हूँ, मेरी सिंपथी उनके साथ है। तो मुझे भी लग रहा था कि गवर्नमेंट ने कुछ तो गलत किया है, तो इसी मोरल ग्राउंड पे मैं अपना रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई मोरल ग्राउंड पे रेजिग्नेशन नहीं दिया, यहाँ पे फटी पड़ी है। जो नेता लोग हैं वहाँ पे मिनिस्टर्स उनकी फटी पड़ी है। फटी पड़ी क्यों है अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो होता क्या है, अब इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे तो जितने भी बड़े शहर थे, जितने भी मेजर सिटीज़ थी वहाँ पे नेपाल में, ऑलमोस्ट सभी सिटीज़ में दोस्तों कर्फ्यू लगा दिया गया। अब कर्फ्यू लगने के बाद दोस्तों और ज़्यादा प्रोटेस्ट आपके भड़के वहाँ पे, और ज़्यादा प्रोटेस्ट भड़के। अब जब देखा गया कि भाई प्रोटेस्ट अब रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो फाइनली दोस्तों 9 सितंबर को क्या होता है, शाम के टाइम एक न्यूज़ आता है कि भैया जो सोशल मीडिया पे बैन लगा था ना, उस बैन को अब ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे भी ट्विस्ट आता है। अब आप बोलोगे भैया चलो प्रोटेस्ट शुरू क्यों हुआ था, तो सोशल मीडिया पे बैन लगने की वजह से शुरू हुआ था। लेकिन फाइनली 9 सितंबर को, 4 सितंबर को बैन लगा, 9 सितंबर को तो बैन हटा लिया गया, तो टेक्निकली तो प्रोटेस्ट खत्म हो जाने चाहिए थे। लेकिन यहाँ प्रोटेस्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, उल्टा प्रोटेस्ट और भड़क गए। अब लोगों का जो है ना, देखो दोस्तों प्रोटेस्ट करना यही खास बात होता है। तो डिमांड एक चीज़ की होती है, लेकिन सरकार अगर जल्दी नहीं मानती ना तो डिमांड की लिस्ट बढ़ती जाती है, 2 3 4 5 6 ऐसा करते करते डिमांड का लिस्ट बढ़ता ही जाता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी ना अब जो यूथ है उसका डिमांड भी क्या हो गया, बढ़ गया है। अब वो क्या चाहते हैं, रिफॉर्म चाहते हैं। अब आपको शायद थोड़ा ध्यान में होगा कि ये सारी चीज़ें ना पहले भी कहीं हो चुकी है। आपको ध्यान में होगा कुछ ही दिन पहले, कुछ महीनों पहले हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी देखो ये हालत हुआ था सेम। वहाँ की प्रधानमंत्री को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा था, और आजकल वो भारत में रह रही है। सेम चीज़ दोस्तों आपको याद होगा श्रीलंका में भी हो चुका है। वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक का घर फूंक दिया गया था, वहाँ पे भी हो चुका है। यही सेम चीज़ आप देखोगे पाकिस्तान में भी हुआ है, इमरान खान को मार मार के जेल में भेज दिया गया। सेम चीज़ म्यांमार में भी आपका हुआ है। यहाँ तक कि दोस्तों भारत में भी इसे करने की कोशिश की गई है, और हो सकता है कि भारत में भी इसे करने की कोशिश वापस से की जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना फ्रेंड कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी ताकतें यहाँ पे इन्वॉल्व है। अब भारत तो बड़ी मजबूती से खड़ा है फिलहाल के समय, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे भी शायद कुछ ऐसे प्रोटेस्ट हो, क्योंकि जो हमारा विपक्ष है, प्राइमरली मैं जो हमारी विपक्षी पार्टियाँ उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी तरफ से ना कभी कभी ऐसा लगता है जिस तरह के बयान आते हैं ना, तो एक हिंट मिलता है कि शायद भारत को भी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट आपको याद होगा मोदी जी ने भी अपने भाषण में एक बार बोला था, जब अमेरिका ने भारत पे टैरिफ लगाया था 25% 50%, तब मोदी जी ने भी बोला था कि हम अमेरिका के सामने झुकने वाले नहीं हैं, चाहे मुझे उसके लिए पर्सनली कोई कॉस्ट क्यों ना पे करना पड़े। तो मोदी जी ने बोला था हो सकता है मुझे पर्सनली उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। तो हो सकता है दोस्तों वो भी आप समझते हो, वो भी एक तरह का हिंट था कि शायद देश में कुछ डिस्टेबलाइजेशन लाने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो अब देखो नेपाल में क्या होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया 9 सितंबर को तो सोशल मीडिया से बैन लिफ्ट कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुए। अब फाइनली क्या होता है, तो जो केपी शर्मा ओली है अब वो अपने बिल से बाहर निकलता है। अब वो एक स्टेटमेंट देता है। उसका स्टेटमेंट क्या है कि जितने भी विक्टिम्स की फैमिलीज है, यानी कि जो लोग मारे गए हैं, उनके सभी परिवारों को कंपनसेशन दिया जाएगा। अब आप बताइए
बिना मतलब का बेचारे प्रोटेस्ट में मारे गए। अब क्या कंपनसेशन दोगे आप? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख यही ना दोगे? उससे क्या उनका बेटा बेटी वापस आने वाला है? कुछ नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि भैया जो इंजर्ड हुए हैं उनका फ्री मेडिकल, यानी कि फ्री में उनका इलाज गवर्नमेंट कराएगी। इसके अलावा उन्होंने आश्वासन दिया कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन भी किया जाएगा, जिसका कि रिपोर्ट 15 दिन के अंदर सबमिट करना पड़ेगा। ये सारे आश्वासन जो है केपी शर्मा ओली ने अपने लोगों को दिए, लेकिन प्रोटेस्टर का भरोसा तो सरकार से उठ चुका था। यहाँ पे प्रोटेस्टर रुकने वाले नहीं थे। अब दोस्तों प्रोटेस्ट और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है। अब कुछ ऐसी भी न्यूज़ आ रही है दोस्तों कि वहाँ का जो फाइनेंस मिनिस्टर था, भाई साहब दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है, रोड पे दौड़ा कर लातों से मारा गया वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर को। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत दुखद न्यूज़ भी आई सामने कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनकी वाइफ को वहाँ पे जिंदा जला दिया गया। दोस्तों देखो ये सब तो नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट करो, शांतिपूर्ण करो, तरीके से करो, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा मोड़ा वायलेंट हो रहा है ठीक है, थोड़ा मोड़ा समझ में आता है, लेकिन इतना ज़्यादा कि आप एक प्राइम मिनिस्टर की पत्नी को ही आग लगा दो, जिंदा जला दो, ये सब चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी हुआ है। वहाँ के जो फॉर्मर पीएम थे उनकी वाइफ को जिंदा जला दिया गया। वहाँ के जो दूसरे मिनिस्टर्स थे दोस्तों उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। सिर्फ मिनिस्टर्स को ही नहीं फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जो गवर्नमेंट के लिए नौकरी करते हैं ना, उनको भी नहीं छोड़ा गया। भाई साहब जो सरकारी नौकरी, जो सरकारी कर्मचारी है, जो सरकारी ऑफिशियल्स है, उनको भी पीटा जा रहा है, पुलिस वालों को भी पीटा जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ न्यूज़ हाउसेज का भी जो बिल्डिंग्स है वहाँ पे भी आग लगा दिया गया है। लोग वहाँ पे मानने को तैयार नहीं है। अब लोग ये चाहते हैं कि भाई नेपाल में अब रिफॉर्म्स आए, नेपाल में अब क्या आए? रिफॉर्म्स आए। अब फाइनली ऐसा भी न्यूज़ आ रहा है दोस्तों कि जो नेपाल के पीएम थे उन्होंने अब रिज़ाइन दे दिया है। हो सकता है कि मेडिकल रीज़न का बहाना बनाकर वो भाग जाए दुबई। सुनने में तो ऐसा ही आ रहा है कि अब पहले हो सकता है उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया हो, इंडिया को बोला भैया हमको भी असाइलम वगैरह दे दो, हमको अपने देश में आने दो, ना तो ये हमको मार डालेंगे प्रोटेस्टर। लेकिन इंडिया क्यों देगा उनको अपने देश में आने के लिए? कौन सा तुमने बहुत अच्छा सा रिलेशन मेंटेन कर रखा है इंडिया के साथ? कुछ भी तो मेंटेन नहीं किया है, उल्टा 2-4 जो झगड़े लगा दिए आपने नेपाल और इंडिया के बीच में। तो भारत तो बिल्कुल भी उनको असाइलम देने वाला नहीं है। हो सकता है किसी देश में वो भाग गए हों, या तो फिर सुबह होते होते भाग भी जाएंगे, कोई उनका भरोसा नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों सुनने में ये भी आ रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, जो नेपाल के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अब होगा क्या? आपको पता है नेपाल में डेमोक्रेसी के पहले वहाँ पे राजा रानी वाला सिस्टम चलता था, यानी कि मोनार्ची थी, वहाँ पे मोनार्की थी, तो वहाँ पे किंग हुआ करता था। हो सकता है दोस्तों शायद अब किंग जो है वापस से उधर आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन कहीं पर भी अभी तक ऐसा सुनने में नहीं आया कि किंग की वहाँ पे वापसी होने वाली है। हाँ, अब कुछ हद तक ऐसी न्यूज़ सामने आ रही कि वहाँ पे जो आर्मी जो है ना, अब आर्मी हो सकता है पूरे देश पर टेक ओवर कर लेगा। लेकिन फ्रेंड प्रॉब्लम क्या है? जैसा कि अब आप देख सकते हो ना, बांग्लादेश एक फ्रेंडली कंट्री हुआ करता था भारत का, लेकिन आज के टाइम में ये भारत का सिरदर्द बन गया। क्यों? वो एक झंडू जो आया वहाँ पे यूनुस करके, उसकी वजह से सिरदर्द बना हुआ है। अब वो है साला एक्सट्रीमिस्ट, एकदम से एक्सट्रीमिस्ट आदमी है। अब उसने भी क्या बोला था, मेजर रिफॉर्म्स होंगे, ये होगा वो होगा। क्या हुआ? घंटा कुछ नहीं हुआ। हो सकता है यहाँ पे भी बड़ी बड़ी बातें हाकी जाएगी, जो नए लोग अब आएंगे कि लंबा लंबा हाकेंगे, हो सकता है ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब क्या होगा भगवान जाने। तो दोस्तों यही था आज का पूरा वीडियो। आशा करता हूँ आपको ज़रूर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा आज के वीडियो में। दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।